जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो कंप्यूटर के वन लाइनर प्रश्न में आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो इसमें जो होगा आपको CDRD, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है जी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है जी, जैसे रोम हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ क्या है? वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खाली स्थान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं करती। मतलब उसमें जो भी डाटा है वो डिलीट नहीं होता है रोम में। ठीक है जी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंस्टॉलेशन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब पीसी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। इनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है जी। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी। ठीक है जी। राइट वंस रीड मेनी WORM का फुल फॉर्म है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो दो प्रकार की, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन कौन है? तो रैम है। देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी इंटरनल वाली मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है उसको बाहर से मेमोरी कार्ड लगाना। देखिए, निम्न में कौन सत्य कथन है? तो रोम में प्रोग्राम अस्थाई होता है, मतलब स्टेबल प्रोग्राम और डिलीट नहीं होता है, तो ये कथन सही है। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? तो रैम का। ठीक है जी, RAM। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं, तो खाली स्थान में क्या भरिएगा? तो मेमोरी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के रूप में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, टेप चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है मेमोरी अस्थाई परमानेंट मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है। देखिए, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो 500 मेगा। ठीक है जी, 500 मेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल कहते हैं क्योंकि इसमें जो आप डाटा को स्टोर करेंगे वो डिलीट नहीं होता है, परमानेंट आपको सेव रहता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो बिल्ट इन मेमोरी क्या है? रोम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लैश क्या है? तो रैम को फ्लैश कहा जाता है। देखिए, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो देखिए, एफ फ्लैश ये भी रैम है, डी रैम ये भी रैम है, डायनेमिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, ये तीनों जो है रैम का टाइप है। जबकि पी रैम मतलब परमानेंट रैम, ये इसका टाइप नहीं है। ठीक है जी। देखिए, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो फ्लैश मेमोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज जो है प्राइमरी
प्राइमरी स्टोरेज है। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो कैचे मेमोरी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में। रोम में रखिएगा तो नहीं खत्म होगा डाटा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सीडी किस प्रकार का मेमोरी है? तो सहायक मेमोरी है। देखिए 574 जो होता है रैम का एक प्रकार नहीं है। मेगाबाइट में भी रैम होता है, 64 मेगाबाइट में भी रैम होता है, 32 मेगाबाइट में भी रैम होता है, मतलब 32 के गुणज में रैम होता है। यहाँ 574 जो है 32 का गुणज नहीं है। देखिए सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो रैम। रैम होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। देखिए स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट है। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहिएगा आप डिस्क। डिस्क। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, और चुंबकीय टेप। देखिए मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो होता है स्टोरेज से संबंधित है। अब देखिए निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं उसको केवल रीड किया जा सकता है, रोम में होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या करिएगा, मैग्नेटिक एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो सब में होता है, तो मैग्नेटिक यहाँ पर रहेगा सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सीडी से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। देखिए सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा, किस में? तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में, रोम में। ठीक है जी। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मतलब जैसे आपका हो गया सीडी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। अब देखिए किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब आप इससे सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद करते हैं। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप कंप्यूटर बंद भी करते हैं तो आपका डाटा सेव रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, CDRW डिस्क, इसका मतलब CDRW को इरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी किया जा सकता है। कंपैक्ट डिस्क और रीराइटेबल। ठीक है जी। अब देखिए कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तब क्या होगा? इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे जब करंट टर्न ऑफ हो जाएगा। बिजली कटेगा तो आपका जो भी कंटेंट होगा वो उड़ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल जैसे रोम हो गया उसमें आपका डाटा यथावत रहता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो देखिए रोम में डाटा खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो इसके फायदे ए है। देखिए बृहत्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ये हो जाएगा आप जो है, तीनों सही है। कीमत और मूल्य अलग अलग होता है, विश्वसनीयता अलग अलग होती है, गति अलग अलग होती है। इस आधार पर आप स्टोरेज और मेमोरी में भिन्नता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न के रूप में हम देखेंगे, कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? तो CDRD मतलब कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRD, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचनाएं लेड लाइट के लेजर झरोखे से प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, ये वोलाटाइल होते हैं, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन और रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण आपको है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क या टेप्स है, DVDs है, ठीक है जी। ये सभी हो जाएगा। तो अब देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है जी, ये तीनों कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिस्क को ट्रैंको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है वो, और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है, उसको केवल रीड रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। अस्थाई और स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क, ठीक है जी। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को एड्रेस कहते हैं। देखिए, रैम निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो बुलेटाइल मेमोरी का। देखिए, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड। अगला प्रश्न देख लीजिए, रैम में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है रैम, ठीक है जी। रैम यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलाटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है रैम में, वहीं रोम में अस्थायी रूप से रहता है। देखिए, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश होता है, ठीक है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खाली स्थान में क्या होगा? उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है की दृष्टि से भिन्न होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह रैम में स्टोरेज की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। अब देखिए, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? तो SRAM की, ठीक है जी। स्टैटिक रैम, देखिए 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस है। फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को आपको फर्मवेयर कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है?
तो स्टोरेज का रैम नहीं है, इसमें जो होता है ये वोलेटाइल होता है, मेमोरी इसमें उड़ जाता है कोई भी चीज़ रखिएगा। सीडी होता है, स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी होता है, हार्ड डिस्क होता है, डीवीडी होता है, लेकिन रैम नहीं होता है। अब देखिए रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। लाइट कटेगा आपका कंप्यूटर में का डाटा उड़ जाएगा। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम क्या है, तो यह एस रैम से सस्ता होता है, ठीक है जी। देखिए जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें 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 स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा इंटरनल मेमोरी, ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंपोनेंट गुम या नष्ट नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं रोम। ईईपी रोम भी कहते हैं, ईपी रोम भी कहते हैं, उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। मतलब रोम के टाइप है, ईपी रोम हुआ, ये रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, ये सभी जो है रोम के टाइप है और इसमें डाटा परमानेंट सेव रहता है, इसमें से उड़ता नहीं है। सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, तो डायनेमिक रैम, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है, तो यह है कैचे मेमोरी। देखिए स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये प्रिंटर हो जाएगा। देखिए सीडी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क भी है। देखिए निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, तो द्वितीय जो है आपको रैम नहीं है, ठीक है जी। सेकेंडरी मेमोरी का डीवीडी है, फ्लॉपी है, चुंबकीय टेप है। देखिए डीवीडी क्या है, तो डीवीडी आपको यहाँ पे डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है कैचे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस, ये क्या है, कौन किस प्रकार की युक्ति है, तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। देखिए कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो अस्थायी निर्देश का प्रयोग प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, किस में निहित होता है, तो रोम में होता है, ठीक है जी। रोम में रीड ओनली मेमोरी। देखिए एक डीवीडी का आकार वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित संचित करता है, तो ये हो जाएगा आंसर रोम। देखिए 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है जहाँ डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, तो ये 3D आंसर हो जाएगा। देखिए लिनक्स एक एक भंडारण युक्ति नहीं है, लिनक्स क्या है, एक भंडारण युक्ति नहीं है। भंडारण युक्ति क्या है, पेन ड्राइव है। भंडारण युक्ति का मतलब जिसमें आप डाटा को स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं, आईपॉड का यूज करते हैं, फ्लैश डिस्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिनक्स का नहीं करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मा करता है, ये एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है,
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। देखिए पीसी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन पोर्ट जुड़ता है, तो ये मिडी होता है, मिडी। मिडी हो जाएगा इसका आंसर, मिडी। देखिए अगला प्रश्न, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण पोर्ट हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है, मेमोरी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब उपयुक्त तीनों। देखिए कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है जी, बिजली का सतत प्रवाह। देखिए निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है पीसी ड्राइव का, सीडी ड्राइव का। सूचनाएं एक यूनिट में दूसरे यूनिट तक ले जाने के व उन्हें वापस लाने का कौन करता है, तो ये डाटाबेस करता है। देखिए आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूपीएस का फुल अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क ड्राइव। देखिए कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो डिस्क ड्राइव में। देखिए मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्लॉट्स जो होते हैं, स्लॉट्स जो होता है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण क्या होता है, तो देखिए विशेष कार्य कार्ड किसका उदाहरण है, प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, डिस्क ड्राइव डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत न पड़े, इंटरनल जो मेमोरी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है, सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो सीपीयू है। ठीक है जी। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड जो होता है स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड जो है आपको सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। देखिए निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, तो सीपीयू का भाग देखिए रैम नहीं है, एएलयू है, प्रोफेच यूनिट है, डिकोड यूनिट है, लेकिन एएलयू नहीं है। देखिए कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो सिस्टम बस होता है। देखिए कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक क्या होते हैं, तो देखिए रैम होता है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, सीपीयू। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है जी। यूएसबी यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देख लीजिए, मशीन लैंग्वेज उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। देखिए 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया, तो जॉन सी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है।
पास्कल कंप्यूटर की भाषा। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो यह है फोर्ट्रन। देखिए, रिजर्व वर्ड्स वे वर्ड हैं जिसे प्रोग्राम लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, छोटे बच्चों को ग्राफिक लेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लोगो भाषा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रन। फोर्ट्रन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। देखिए, कंप्यूटर का फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी होता था? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर का कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए, फोर्ट्रन वैज्ञानिक काम के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल। कोबोल कंप्यूटर भाषा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? तो कोबोल। देखिए, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में। ठीक है जी। देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन भाषा? तो फोर्ट्रान भाषा। देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकता है कहलाती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है तो अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर प्रोग्राम कीबोर्ड। कीबोर्ड सिवाल्स एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो जावा। देखिए, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो जावा। जावा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सी बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल के कंप्यूटर भाषा है। देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका मशीनी लैंग्वेज को। निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नियमों के उस सेट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। अगला देखिए, गलती एक एल्गोरिदम में है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज का प्रयोग। देखिए, मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। ठीक है जी। कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो इसमें असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है तो आपका कोबोल है, C++ है और फॉर्ट्रन है। देखिए, C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, एक FORTRAN फोर्ट्रान का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो चित्र बनाने के लिए, गणितीय संरचना के लिए। तो इसमें चित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नंद NAND। अगला प्रश्न है, NAND मतलब नंद गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा कोई भी डिजिटल सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। देखिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो ये है टीबी, टेराबाइट। देखिए पद बिट किससे संबंधित है? बाइनरी डिजिट से संबंधित है। देखिए गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन कथन सत्य है? तो देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर को बाइट एक सिग्नल डिजिट का होता है, तो ये गलत है। देखिए बीट डिजिटल नंबर्स का एक समूह रिप्रेजेंट करता है, नहीं ये सही है। सी नंबर 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, ये सही है सी नंबर। देखिए बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक मान लो कितने, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 8 है। देखिए 1 मेगाबाइट लगभग आपको 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 10 से 24 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाएगा। देखिए इसमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो टीबी, टेराबाइट। देखिए अगला, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो बाइनरी। देखिए बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक, 2 अंक, 0 और 1 प्रयोग होता है? बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन होते हैं? तो 1 और 0। देखिए अक्षरों तथा चिन्हों को अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है ऑस्की और एवस्टिक। 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहते हैं। 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइलों की डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना न होना क्या दर्शाता है? तो 0। 1 रहेगा तो ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा तो 0। देखिए 100 10 1 0 या 0 1 1 0 0 1 0 1 को 8 बिट का समूह है, 8 डिजिट का है। इसको क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। देखिए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में मापी जाती है, बिट्स में मापी जाती है। द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना 1 को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 1001 को 4 बिट्स की श्रेणी है जिसको निबल कहते हैं। तो 4 बिट की श्रेणी को निबल कहते हैं, 8 को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बिट में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। अब देखिए लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट आपको एक प्रकार का सर्किट है। मेगाबाइट क्या है जी? मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में आप कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 10 से 24 बाइट के। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में की जाती है। 1 बाइट बना होता है तो 8 द्विधारी अंकों का। देखिए निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, ये सही है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्य अर्थ क्या है? किलोबाइट। देखिए कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे बड़े से सबसे छोटे ऐसा समूह कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा टीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद में एमबी, उसके बाद के भी होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो इसमें 0101 है, तो ये आंसर सही है। देखिए कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? 10 से 24 किलोबाइट। केबी में 1 MB। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट का होता है? तो 4 और 8 का होता है बाइट। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 होता है। देखिए कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? तो 10 से 24। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाइट 0 और
256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका एफस्डिक। एफस्डिक कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह जो है डिजिटों के द्वारा बनी हुई है। डिजिटल होता है इसलिए डिजिटों के द्वारा बनी है। बाइनरी सिस्टम किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो 2 आधार का प्रयोग करता है, 2 इसका बेस होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है ASCII में 128 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? तो रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप देखिए, 1 नंबर में टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, तो 2 नंबर में ये हो जाएगा। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? 5 है। 5 को आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे निकाला गया है। 5 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 को 1 बार कटिएगा तो शेष 0 बचेगा, तो 1 0 1 ये वाला लिख सकते हैं। लेकिन निम्न में से कौन स्टोरेज का सबसे छोटा माप है? तो बाइट। बाइट सबसे छोटा है। द्विचर संख्या इतना का अष्टभुज समतुल्य क्या होती है? तो इसका आंसर 5 1 4 बेस में 8 हो जाएगा। अब जो है अष्टज समतुल्य में लिखते हैं, 101 को 5 लिखा जाता है, 100 को 001 को 1 लिखा जाता है और 100 को 4 लिखा जाता है। मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग, तो आप याद रखिए। देखिए, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो टेराबाइट है। देखिए, 1 टीबी लगभग 10 से 24 जीबी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। डाटा का डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटे श्रेणी निम्न में से कौन सा है? तो टीबी। टीबी सबसे बड़ा है, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी, ये सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, प्रोग्रामों में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे बग कहते हैं, उससे बग कहा जाता है। अब देखिए, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। डिब डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, डिबगिंग। ठीक है जी। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, पहले फैच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। ठीक है जी। कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? तो इसका आंसर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। देखिए, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे पैच कहते हैं। ठीक है। बैकअप क्या होता है? तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आंसर, सही है। अब देखिए, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अनुदेशों का अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल करता है? तो यूटिलिटीज। यूटिलिटी बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट मतलब छू कर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है हार्डवेयर। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतया इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देख लीजिए। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो बैकअप कहलाता है।
MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो डेटाबेस 3। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये आपको हार्डवेयर की पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की पड़ेगी, ठीक है जी। विषम शब्द चुनिए, यूनिक्स और MS डॉस और ये विंडोज 98, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेस जो होता है उसका यूज है, ठीक है, तो डी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए, यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। देखिए, यूनिक्स के मुख्य भाग असेंबली है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी फर्म के सभी जंक्शनों की एक ही बार ग्रुपिंग या प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो रियल टाइम सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? एप्लीकेशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा सिस्टम। देखिए, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। किसकी मदद से? तो इंटरप्टर की मदद से। इंटरप्टर। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला प्रश्न देख लीजिए, टर्नकी सिस्टम क्या है? तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूनिक्स के निर्माता हैं कौन? तो केन थॉमसन। यूनिक्स के निर्माता केन थॉमसन। अगला प्रश्न देख लीजिए, केन थॉमसन। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो यूनिक्स की विशेषता देखिए, एक साथ अनेक काम करता है, एक साथ अनेक लोगों को काम करा सकता है, कर्नल डाटा का प्रबंधन करता है, काफी सुरक्षित है। तो सभी इसकी विशेषता है यूनिक्स की। संकेत का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है, प्रोग्राम कहलाता है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यम एजेंट की तरह काम करता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इंटरफेस। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी प्रोग्राम में मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये स्रोत प्रोग्राम। देखिए, कैड शब्द का प्रबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से। देखिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता का एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज। विंडोज। अगला प्रश्न देख लीजिए, डाटाबेस में बैकअप्स का क्या उपयोग होता है? डाटाबेस में बैकअप्स का क्या उपयोग होता है? तो खोए हुए डाटा को वापस लाना। डॉस का उपयोग कहाँ होता है? तो डॉस का उपयोग आपको इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने में, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने में डॉस का प्रयोग। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, कंपाइलर कहलाता है। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आप सॉफ्टवेयर। देखिए, ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका उपयुक्त तीनों। देखिए, उपयुक्त तीनों में संसाधन में प्रयोग करते हैं तो पेज मेकर का, वर्ड स्टार का, MS वर्ड का। देखिए, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? तो अकाउंटिंग के लिए टैली का प्रयोग करते हैं। असेंबलर
असेंबलर का क्या काम है? तो असेंबलर का काम असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देखकर देखिए। री रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो एक और दो, मतलब पेज मेकर का और एमएस वर्ड का। अगला प्रश्न देख लीजिए। हार्डवेयर में शामिल कौन कौन है? तो इंस्ट्रक्शन के सेट को हार्डवेयर कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले, उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामर। अगला प्रश्न देख लीजिए। एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है? तो एमएस वर्ड का उदाहरण इसमें है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करते हैं? तो बूटिंग को। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन जो है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहाँ जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ कर देती है। देखिए, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन। सेल्फ टेस्ट को टेस्ट करता है कौन? आपको बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। बूट रूटीन। देखिए, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से है? ये मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। शब्द पेरिफेरल डिवाइस क्या है? किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोडिंग। देखिए, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। अगला प्रश्न देख लीजिए। हार्डवेयर में क्या शामिल है? तो हार्डवेयर में आपको जो है कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता है। तो वो क्या है जी? यूटिलिटी। अगला प्रश्न देख लीजिए। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर है आपका जो है छोटे या विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक है जी। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें क्या है? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं हो तो वो बूट नहीं कर पाएगा। देखिए, नीचे सूचीबद्ध चार शब्दों में से कौन सा उनसे संबद्ध नहीं है? तो पेरिफेरल। देखिए, ये सभी प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये पेरिफेरल अलग है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताइए। तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। वेंडर सीरीज या क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को क्या कहते हैं? तो यह है पैचेस। पैचेस कहलाता है। देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर में देखिए ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। ठीक है जी। निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? तो इन सभी को खरीदा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे हो सकती है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है जी।
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूट कहलाता है। देखिए कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? तो इसको पेरिफेरल कहते हैं। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम में डाटा या सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। देखिए इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। देखिए असेंबलर के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो सत्य कथन नहीं है, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। यह ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, यह सही है। यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ये भी सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते हैं। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये सभी आप जो है इसको छू सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फाइल कंप्रेशन का। फाइल कंप्रेशन का, ठीक है जी। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। तो कंट्रोल यूनिट जो है आपका हार्डवेयर है। बाकी प्रिंटर, ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर। ये आपको जो है सभी जो है आपका सॉफ्टवेयर है। देखिए निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो कंपाइलर के बारे में जो है आपको यह अनुवाद का प्रयोग करता है, यह जो है सही नहीं है। बाकी आपको सभी जो है पॉइंट पढ़ लीजिए। उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीनी की भाषा में प्रोग्राम में अनुवाद करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। यह प्रोग्राम रन करने में उपयोगी होता है, ये सभी सही है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर, इसको आप छू सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसर का, देखिए वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो कहानी टाइप करने के लिए वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। तो सीपीयू है हार्डवेयर, आप इसको छू सकते हैं। देखिए कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। पोस्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है जी। लाइनेक्स क्या है? तो ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें आप क्या, जिन्हें जो है आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में कह सकते हैं। देखिए प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसे बाहरी डिवाइसें पेरिफेरल कहलाती हैं। देखिए लाइनक्स क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोसेसिंग कहते हैं। कोई डिवाइस जिन जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे उसका क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। देखिए मूर्त मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा या छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख या छू सकते हैं हार्डवेयर है। कंप्यूटर जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो सॉफ्टवेयर है। देखिए प्रोग्राम के टेस्ट टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया होता है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरीज को मैनेज करना तथा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बीच कार्यों का समन्वय करना शामिल है। देखिए कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्र को अंतरण करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यह इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। विशिष्ट विशिष्ट प्रबंधनों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार
क्या है तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, ठीक है जी। लाइसेंस आपको लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर के लिए। देखिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क मेमोरी में कॉपी किया जाता है, ठीक है। देखिए लिनक्स क्या है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, डिस्क डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रैगमेंट्स को पहचानता और हटाता है और फाइलों तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। देखिए सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंंग सिस्टम को लोड करना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है तो यह है देखिए FAT32 तथा NTFS। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है तो यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिक्स। उबंटू क्या है तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, डिस्क का डिस्क का इंक्रिप्शन एक भौतिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहां भंडारण के पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है, क्या है पूरा पूरा डिस्क का इंस्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस परिचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादन है तो ये आपका हो जाएगा मैकिनटोश, ठीक है जी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।